कक्षा 10वीं के भैयाओं, ग्रीष्मावकाश के पहले हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बताए थे और उसमें बताया गया था कि दो चैम्बर ऊपर वाले आर्टरियम कहलाते हैं, नीचे वाले दो चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं और कार्डियक टिश्यू का कार्डियक मसल का बना हुआ एक आर्गन होता है। लोकेशन बताए थे थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। इसके बाद अब अगला स्टेप ये होता है कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, ये बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि ये पंपिंग आर्गन है, तो पंप कैसे करता है, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में कैसे होता है, इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे। ये दोनों चैम्बर जो ऊपर वाले आर्टरियम और वेंट्रिकल हैं, दोनों बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, यानी फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। जब दोनों आर्टरियम सिकुड़ते हैं तो आर्टरियम का ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर इसके बाद ये रिलैक्सेशन में आता है। ये नीचे वाला पोर्शन दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक आपको ट्यूब दिखाई दे है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो लेफ्ट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और इधर एआर्टम चला जाता है। ताकि ये लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाएगा। लंग्स में हम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं कि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ब्लड की ऑक्सीजन की कमी होती है, वो ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये प्रोसेस लंग्स में कैपिलरी और अल्वियोलाई की मदद से हो जाता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन से हो करके लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरियम में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, उसमें से ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है। इसके बाद अब ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मोटी धमनी निकली होती है, आर्टरी निकली होती है, जिसको हम एआर्टा कहते हैं। हिंदी में इसको महाधमनी कहा जाता है। फिर आगे चल करके ये ब्रांचिंग करती है, ऊपर जाती है, सुपीरियर पार्ट हो गया, इंफीरियर पार्ट हो गया, डिफरेंट पार्ट में इसके ब्रांचेज पहुंचती हैं। उसके बाद टिश्यू लेवल पर जाता है, सेल पर जाता है, वहां पर जा करके ये ब्लड पहुंचता है तो ऑक्सीजन दे देता है। ऑक्सीजन दे करके फिर उस सेल में जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ है वो उसको ले लेता है और फिर वापस आता है। वापस करने वाली जो वेसल्स होती हैं उनको हम वेन कहते हैं। तो जो सबको कलेक्ट करके एक मेन वेसल बनती है उसको वेना केवा कहा जाता है। वेना केवा में एक सिर की तरफ से आती, इसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और जो नीचे बॉडी पार्ट से जाती उसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाता है। तो क्योंकि ये बॉडी से ब्लड आ रहा है इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, और ये लंग से ब्लड आ रहा है इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड होगा। दूसरे शब्दों में ये प्योर ब्लड होगा, ये इम्प्योर ब्लड होगा। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि हमारे हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। एक बार और सर इसको दोहरा दीजिए। राइट साइड और लेफ्ट साइड दो पार्ट है, इसमें राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बताइए इसलिए कि टिश्यू से ब्लड कलेक्ट करके वेन्स ले आती है, वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में छोड़ती है। तो बॉडी से आ रहा है इसलिए ऑक्सीजन उसने अपना गंवा दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ गया है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, जिसको आप कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, वो आकर के वेना केवा के थ्रू आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में कलेक्ट होता है और फिर राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है। उसी तरह से जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स को जाता है तो यहाँ ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसमें, और वो प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। और पल्मोनरी वेन आर्टरियम से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मोटी वेसल निकली हुई जिसको हम एआर्टा कहते हैं, हिंदी में महाधमनी कहते हैं। आगे चल के इसकी ब्रांचिंग होती है, एक सिर की तरफ चली गई, एक नीचे बॉडी पार्ट में चला आता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद टिश्यू में जाने के बाद फिर ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर मिल गया ब्लड में, तो ये वेन्स जो है उसको कलेक्ट करके वापस करते हैं। अब इस पे एक दूसरा टर्म दिया जाता है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? तो हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, 2 बार निकलता है, 2 साइकिल चलती है। अब जरा ध्यान देंगे, एक साइकिल राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है, यहां से ब्लड उठता है पल्मोनरी आर्टरी से होकर के लंग्स में गया, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ। ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन से फिर से ब्लड आ गया हार्ट में, लेफ्ट आट्रियम में, एक साइकिल पूरी हो गई। इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, देन फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एक सर्कुलेशन पूरा हो गया। दूसरा सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एआर्टा में जाता है, एआर्टा से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और बॉडी में जाने के बाद टिश्यू लेवल पे गया, टिश्यू सेल में गया, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू राइट आट्रियम में आता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके बॉडी पार्ट से होते हुए पुनः राइट आट्रियम में आ जाता है। एक दूसरी साइकिल ये पूरी होती है, इसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ड्यू टू अकरेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। 2 तरह के सर्कुलेशन पाए जाने के कारण ही इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसको आप साइकिल अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला और बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट से वेना के बाद राइट आर्टरियम में आ गया, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। राइट वेंट्रिकल से निकला और निकल करके लंग्स में गया, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहें। तो 2 प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं। तो इसका आप डिस्क्रिप्शन करके और अंतिम लाइन लिखेंगे कि ड्यू टू अकरेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब इनका कार्य करने का जो सिस्टम है वेंट्रिकल और आर्टरियम का, क्वेश्चन ये आता है कि वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो जरा थिक होती है, इसा शायद बोर्ड में भी पूछा गया था ये। तो वेंट्रिकल की वॉल थिक क्यों होती है आर्टरियम की तुलना में? तो आर्टरियम का हम काम देख रहे हैं, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, सिकुड़ता है, तो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से ब्लड आ जाता है दोनों वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लंग्स को भेजना है, तो इसको ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता पड़ती है। देन ventricle distribute or transport the blood to the total part of body or all part of body, so it needs a thick wall. Then due to क्योंकि अधिक प्रेशर से difficult function or great function of distribution of blood to different part of body, wall of ventricle is thicker than the wall of artery. अब ये सिकुड़ने और फैलने वाले भी आप टेक्निकल टर्म में देखेंगे। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको कहा जाता है सिस्टोल, और जो रिलैक्स करता है उसको कहा जाता है डिस्टोल। तो जब सिस्टोल करता है तो ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बॉडी की जो वेसल्स होती है उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम डिस्टोल सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका वैल्यू आपका 120 mmHg होता है। और जब ब्लड वापस आता है तो उस समय प्रेशर कम रहता है, तो उसको कहा जाता है डिस्टोलिक प्रेशर। उस समय ये दोनों चैम्बर फैले रहते हैं और ब्लड आता है उसमें, तो
तो उसमें प्रेशर नहीं रहता, कम प्रेशर रहता, उसका वैल्यू होता है 80 mmHg। और डिस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर दो तरह के होते हैं, और इसका मेजरमेंट आप बुक में देखेंगे तो बॉक्स में बना हुआ है। एक अपरेटस होता है स्टेथोस्कोप, जिससे डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं। क्या नाम है उसका? स्टेथोस्कोप। तो ये सर्कुलेशन हो गया। और दूसरी बात, जो वॉल ऑफ आर्टेरियम एंड वेंट्रिकल, दो चीजें हमने आपको बताया। अब शार्ट में एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कहां पर ऑक्सीजन इंटर करती है, बुक में एक हेडिंग दिया गया है, ऑक्सीजन इंटर इनटू द ब्लड। वो कहां होता है? वो लंग्स में होता है। लंग्स में ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेनस वॉल होती है उसको पार करके ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है और ब्लड वहां आता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, और फिर ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी देता है, जो आप जब एक्सपायरेशन करते हैं तो हवा के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हार्ट केवल पंप करने का काम करता है, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, 3 तरह की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ब्लड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में होता है। तो इस तरह से ब्लड का पंपिंग मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद पंपिंग ऑर्गन, उसका फंक्शन। दूसरा जो एक चैनल चाहिए ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, उसमें ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरी और वेन्स। दो तरह की वेसल्स होती हैं जो बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी सर्कुलेशन के समय आपको बताए हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अलग अलग भागों में ब्लड को बांटती हैं, पहुंचाती हैं। और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कलेक्ट करके फिर से हार्ट में ले आती हैं। ये दोनों के फंक्शन में डिफरेंस हो गया। अब यहीं पर एक बात नोट कर लीजिए, एक आर्टरी ऐसी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से लंग्स तक जाती है। ये इम्प्योर ब्लड ले जाती है और वो प्योर ब्लड ले आती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आर्टरीज डिफरेंट पार्ट को, यानी आर्टरीज जो होती हैं ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी पार्ट करती है, और इसका अपोजिट वेन्स क्या करते हैं? बॉडी पार्ट टू हार्ट। ये इनका डायरेक्शन हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि आर्टरीज में जो होता है ये आपके राइट साइड से जा रहा है, ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए आर्टरीज में आप कहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यही एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन में जो बताया गया। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी ले जाके लंग्स को पहुंचाती है, और ये वेन है जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है। कहेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यानी कि सभी
आर्टरी में प्योर ब्लड इंपोर्ट करता है, हाँ, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, और सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। तो दूसरी बात वाल की, अब देखिए आर्टरी की जो वाल होती है वो थिक होती है, थिक वाल, और इसकी वाल थिन वाल होती है। लोकेशन डीपली लोकेटेड होती है, गहराई में होती बॉडी टिश्यू, और ये सुपरफिशियल है, ऊपर होता है, ये स्किन के नीचे ही रहती है। जो आपको दिखाई देता है इसमें या इंजेक्शन जो लगाता है डॉक्टर, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते हैं, वेन्स में लगते हैं। और वेन्स में क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ब्लड को वापस ले जा रही होती है, इसलिए उस ब्लड के साथ आपकी दवा भी चली जाएगी। हार्ट तक। अगर वही आर्टरी में लगा दिया जाए तो हाई प्रेशर से ब्लड बाहर की ओर आ रहा होता है, जो इंजेक्शन लगाएगा तो उसकी सिरिंज आपके ब्लड से भर जाएगी। तो इसलिए वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये डीपली लोकेटेड होती हैं, यहाँ पर दबाएंगे तो हार्ड वाल दिखाई देगी, आपको अनुभव होगा। और ये ऊपर ही सरफेस पे दिखाई दे रही हैं नलियां जो हमारी त्वचा के ऊपर, वो कहलाती हैं वेन्स। अब एक बात और होती है वाल्व्स। वाल्व का मतलब होता है कि रुकावट या अवरोध उत्पन्न करने वाले। तो आर्टरीज और वेन्स में वाल्व भी पाए जाते हैं। वेन्स कपाट कपाट पाए जाते हैं। हार्ट में भी यहाँ कपाट पाया जाता है, इधर बाइकस्पिड इधर ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो ये वाल्व क्या होते हैं, बंद कर देते हैं रास्ते को, खुलते हैं तो रास्ता खुल जाता है। तो उसी तरह से आर्टरी और वेन में भी वाल्व पाए जाते हैं। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या है? अब उसमें जितने फ्लैप होंगे, जैसे 2 फ्लैप वाले होंगे, 2 ऐसे है तो ये बाइकस्पिड कहलाएगा। और इसी तरह से अगर 3 फ्लैप पाए जाए जो बंद करने के लिए, तो ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। तो इसके बाद आर्टरीज में वाल्व कम होते हैं, वेन्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि आर्टरीज में तो प्रेशर से ब्लड जा रहा है और वेन्स में प्रेशर कम होता है। तो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन वेन्स में बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। आर्टरीज में भी बैक फ्लो को, तो फंक्शन पूछता हूं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ वाल्व? इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाए, बैक न होने पाए, उस काम को रोकते हैं वाल्व्स। इस बार के एग्जाम में आया था 10th के, हाँ, बोर्ड में आया भी था शायद ये प्रश्न। तो इस तरह से आर्टरीज और वेन्स जिनका काम और स्ट्रक्चर आपको बताए। अब इनके बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये मान लीजिए आर्टरी है, अब आर्टरी की ब्रांचिंग हो जाती है। और पतली पतली कई शाखाएं इसकी बन जाती हैं। ये शाखाएं टिश्यू में, सेल्स में जाती है, ये सब आपकी सेल्स हैं। ये बहुत फाइन वाल वाली होती है, मेम्ब्रेनस वाल होती है। जब टिश्यू में कैपिलरी का फॉर्मेशन हो गया, पतली पतली नलियां टिश्यू में या सेल्स के बीच में चली गई, वो फिर जाकर के कलेक्ट होकर कंबाइन होकर के एक दूसरी नली बनाती है। अब यही बन जाता है वेन, ये है आर्टरी। अब बीच वाली जो पतली नलियां हैं इनको कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम ये होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है उसको कहा जाता है क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। हमारी ब्लड की नलियां कहीं खुलती नहीं है। इंसेक्ट वगैरह में जो होता है वो खुल के खुला रहता है, लेकिन हमारी ब्लड वेसल्स बंद रहती हैं, जहां से चलती हैं वहीं आगे खत्म होती है। इसलिए हमारा जो सर्कुलेशन है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अब ये वेसल कहीं कैपिलरीज खुलती नहीं है, तो इनकी दीवार पतली होती है, तो इस दीवार से कुछ न्यूट्रिएंट्स का आना जाना होता है, यहाँ तक
कि WBC या जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो आर पार आकर के, कोई मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया है, फॉरेन पार्टिकल्स, तो उसका भक्षण करके उसको डिस्ट्रॉय करके फिर इसमें चली जाती हैं। कैपिलरी की वाल इतनी पतली होती है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन इसकी वाल के क्रॉस हो जाता है, इतनी पतली दीवार होती है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरी और वेन जो होती हैं ये मेन टाइप की होती हैं, और जो पतली पतली नलियां होती हैं जो हमारी सेल्स टिश्यू के बीच में पाई जाती है उनको कैपिलरीज कहते हैं। लेकिन कैपिलरीज का वाल जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ये गैसों का एक्सचेंज करती हैं या न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो कैपिलरीज ही मेन ऐसी पार्ट है जिससे टिश्यू और ब्लड और टिश्यू के बीच में एक रिलेशनशिप या इंटरएक्शन को शो करते हैं। तो 3 तरह के ये आपकी वेसल्स होती हैं। अब ब्लड सेल्स में आपको बताया कि RBC, WBC यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। ये आपका कोर्स में दिया गया है। प्लेटलेट्स क्या होती है? ये इनकम्प्लीट सेल्स होती है। एक बोन मैरो की सेल होती है, मेगाकैरियोसाइट, उसके टुकड़े होते हैं, लेकिन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट करते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये ब्लड का क्लॉटिंग करता है, इसको क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है या ब्लड कोगुलेशन कहा जाता है। ये ऐसे प्रोटीन का सेक्रेशन करता है जो ब्लड को क्लॉट कर देता है, थक्का बना देता है। फायदा कब करता है? कहीं अगर हमारे बॉडी में इंजरी हो गई, कोई हमारी वेन या वेसल्स कट गई, तो उस जगह पे जा करके ये प्रोटीन का सेक्रेशन करता है और उस जो खुला हुआ पार्ट है जहां कट गया है उसको ब्लॉक कर देता है। क्लॉगिंग ऑफ पोर कहा जाता है, उसको क्लॉग कर देता है, एक नेटवर्क बना देता है फाइबर का, और उससे ब्लड की सेल्स बाहर नहीं आ पाती है, केवल वो वाटर या प्लाज्मा आती है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे पानी जैसा बहता है, इसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का रोल होता है क्लॉट द ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। इंजरी के समय ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, कोगुलेट कर देती हैं, जिससे ब्लड का हमारा जो लीकेज होता है, जो हमारा नुकसान होता है, उससे रोकते हैं। क्योंकि ब्लड का नुकसान प्रेशर के कारण होता है। आर्टरीज कट जाएंगी तो हाई प्रेशर से तब तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वेसल्स वेन्स में जब पड़ता है तो ये रोक लेते हैं। और आर्टरीज में भी पूरा प्रयास होता है, रुक भी सकता है, लेकिन ये क्या काम करते हैं? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देते हैं और फाइब्रिन फाइबर बना करके ब्लड क्लॉटिंग करके और उस लीकेज को रोक देता है। अब एक पार्ट छोटा सा और बचा, लिम्फ। ब्लड का जो कंपोजिशन बताया गया उसमें लिम्फ में आपके ब्लड में वाटर पाया जाता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो वाटर की क्वांटिटी, प्रोटीन की क्वांटिटी, जो अभी बताया कि बहुत फाइन कैपिलरीज होती है, उनकी दीवार को पार करके बाहर निकल आता है और सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे भर जाता है। इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, ECF कहते हैं इसको। और वास्तव में क्या होता है? लिम्फ होता है। और ये भी प्रेशर पे डिपेंड करता है। कभी आप यात्रा करते हैं, पैर लटका के बैठे 8 घंटे, तो पता चला पैर सूज गया, इसलिए कि वो लिम्फ बाहर निकल गया, प्लाज्मा का पार्ट बाहर निकल करके इंटरसेलुलर स्पेस को पूरी तरह से घेर लिया और सूजन आ जाती है। फिर इसके बाद 2 घंटे 3 घंटे आराम करोगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो वही लिम्फ होता है जो बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन होता है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी, देन बॉडी टू हार्ट होता है, ये केवल टिश्यू टू हार्ट होता है। इनका जो सर्कुलेशन होता है टिश्यू टू हार्ट होता है। सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं। होता क्या है? इसमें प्रोटीन होता है, कलरलेस होता है, वाटर क्वांटिटी होती है, और यहां तक कि कुछ WBC भी या व्हाइट ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं, वो टिश्यू के बीच में पाई जाती हैं। इनको जाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पतली पतली कैपिलरीज इनकी भी होती है, उनको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। लिम्फ कैपिलरीज जाके कंबाइन होकर के
लिम्फ वेसल्स बनाती है। और लिम्फ वेसल्स फिर जाकर के किसी वेन से जुड़ी होती है, यानी जो ब्लड का कंपोनेंट था वो बाहर आया और फिर लिम्फ की वेसल्स उसको कलेक्ट करके फिर किसी वेन में ले जाके डाल दी, तो फिर वेन के थ्रू जो ब्लड जा रहा है उसी से फिर वो हार्ट में चला जाएगा। इसका रोल ये होता है कि ये लिम्फोसाइट का निर्माण इसमें होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा, फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ की वेसल्स के द्वारा होता है, जिनको लैक्टियंस कहते हैं हम। ब्लड सेल्स में नहीं डायरेक्ट जा पाता है तो लैक्टियंस उसको कलेक्ट करती हैं, फिर उसके माइसेल बनता है, छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, फिर इसके बाद उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। तो फैट के एब्जॉर्प्शन में लिम्फेटिक सिस्टम मदद करता है। लिम्फ नोड्स होती है जहां लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में या इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। तो इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेशन का पार्ट पूरा होता है। इससे जो रिलेटेड डायग्राम है, ये कैसा डायग्राम बुक में होगा, नंबर मुझे नहीं आता है, आपको बताएंगे, उसमें वीडियो में दे दिया जाएगा, जब देंगे नोट्स देंगे तो उसमें बता देंगे। तो वो डायग्राम आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे, हम जब नोट देंगे तो उसमें वो नंबर डाल देंगे। तो ये काम साथ साथ पूरा करते चलिए। अब प्लांट्स में सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। नोट्स केवल लिखना ही नहीं है, नोट्स को आप लिखें और कई बार उसको रिपीट करें, वीडियो 4 बार देखें, देखने से ही आपका मैटर कंफर्म हो जाएगा। तो लिखना बहादुरी नहीं है, इसको आप पूरा करिए और रटिए मत उसको, वीडियो 3-4 बार देख लीजिए और उससे आपका तैयार हो जाएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उत्तर देने लायक हो जाएंगे।